हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कौर भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के 31 जनवरी शिफ्ट 2 के एग्जामिनेशन के पेपर के बारे में, और हम करने वाले हैं इसके फिजिक्स के पेपर का डिस्कशन। बट पेपर में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे ओवरऑल पेपर के एनालिसिस के बारे में कि ओवरऑल पेपर हमारा कैसा आया है। तो जो हमने स्टूडेंट से बात की, तो स्टूडेंट्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल पेपर था वो इजी टू मॉडरेट के साइड में शिफ्टेड था। और अगर बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स का वही ट्रेंड रहा है जो पहले से अभी तक मेंटेन था। क्या मेंटेन था कि भाई जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो इजी टू मॉडरेट साइड आ रहे थे। आज के पेपर में भी, इस शिफ्ट 2 में भी वही ट्रेंड मेंटेन रहा है। और केमिस्ट्री में अगर बात की जाए, तो केमिस्ट्री में क्या था कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल का जो मात्रा रही है, जो अमाउंट रहा है वो ज़्यादा रहा है। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल हैं वो फिजिकल के आए हैं, और ऑर्गेनिक भी आई है, बट वो क्या कंपेरेटिवली जितनी आती है उससे थोड़ी कम आई है। और आज के मैथ के पेपर की बात की जाए, तो मैथ के पेपर में जनरली बेटा क्या था कि मैथ के पेपर में वेक्टर और 3D से क्या लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं ओवरऑल। और 12th का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू 11th। और मैथ वैसे ही जैसा आ रहा है, क्या था, लेंदी रहा है। और अगर हम बात करते हैं बेटा ओवरऑल पेपर के बारे में, तो ओवरऑल पेपर हमारा बता चुका हूँ पहले ही, वो किधर रहा है, इजी टू मॉडरेट के साइड क्या शिफ्ट रहा है। तो अब हम, ये थी हमारी पेपर की एक ब्रीफ और कंसाइज एनालिसिस। अब हम शिफ्ट करते हैं अपने फिजिक्स के बारे में। तो हम फिजिक्स का पेपर हम जानते हैं कैसा आया है, इजी टू मॉडरेट साइड। टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम सीधा बढ़ते हैं अपने फिजिक्स के डिस्कशन की तरफ और सीधा बोर्ड पे चलते हैं। चलिए बेटा देखते हैं ना कहानी। तो हम बात करने वाले हैं आज जेईई मेन 2023 के जेईई मेन शिफ्ट 2 31 जनवरी शिफ्ट 2 के फिजिक्स पेपर काम करने वाले हैं डिस्कशन। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं कि करके फटाफट सारे क्वेश्चन, और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट R इज इक्वल टू 80 ओम, XL इज इक्वल टू 100 ओम एंड XC इज इक्वल टू कितना है हमारा 40 ओम। इफ द सोर्स वोल्टेज इज 2500 cos 628 इंटू टी, मतलब ओमेगा टी वोल्टेज, फाइंड द पीक करंट इन एम्पियर। तो हमको दे रखा है कि ये क्वेश्चन बिलोंग करता है किससे बेटा, एसी से। और हमको दे रखा है यहाँ पे एक एलसीआर सर्किट, हमसे पूछ रहा है इस केस में क्या है भाई, पीक करंट कितनी होगी। तो हम बात करें तो पीक करंट आई नॉट बेटा क्या आती है हमारी, पीक वोल्टेज डिवाइड बाई जेड आएगी। पीक वोल्टेज हमको दे रखा है ना, हमको बस क्या चाहिए, सर्किट का जेड है ना। तो हमको चाहिए इस सर्किट का जेड चाहिए। तो जेड कितना आएगा, हम जानते हैं वी नॉट बाई जेड आएगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर आएगा, इसका रूट है ना। तो अगर लिखा जाए बेटा तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए जेड लिखते हैं भाई, वी नॉट हमको दे रखा है इस केस में कितना है, वी नॉट जो है हमारा वो है हमारा 2500, और XL और हमारा क्या है XC, और XL कितना हमारा बेटा, XL है जो हमारा दैट इज 100 ओम। XL हमारा कितना है इस केस में, दैट इज 100 ओम, और XC कितना है बेटा हमारा 40 ओम। तो XL माइनस XC कितना आएगा हमारा, दैट जाएगा 60 ओम। कितना बन जाएगा इस केस में, देखिए रूट के अंदर 60 का स्क्वायर प्लस R हमारा देखा है 80 ओम, 80 का स्क्वायर। तो हमारा कितना बन जाएगा इस केस में बेटा, अगर लिखते हैं यहाँ पर तो बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 100। तो इस केस में जो करंट आएगी क्या आएगी, 2500 डिवाइड बाई 100, दैट विल बी व्हाट 25 एम्पियर। तो हमारी जो करंट की वैल्यू आएगी आई नॉट पीक करंट कितनी बन जाएगी, दैट इज 25 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों एसी का, और एसी के क्वेश्चन के बहुत सारे क्या है जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, और जो बच्चों के आगे शिफ्ट लगी हुई है वो क्या है, एसी के क्वेश्चन जरूर करके जाएं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, फाइंड द आयोनेशन एनर्जी ऑफ, क्या बोल रहा है देखिए बेटा, फाइंड द आयोनेशन एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन की हमको बतानी है क्या बेटा, आयोनेशन एनर्जी। इट इज गिवन दैट आयोनेशन एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई 13.6। क्या होती है आयोनेशन एनर्जी, कि भाई किसी पर्टिकुलर स्टेट की आयोनेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को उस स्टेट से बाहर निकालने के लिए, है ना, उस स्टेट से एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो उस स्टेट की क्या कहलाती है, आयोनेशन एनर्जी कहलाती है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, 13.6। अगर देखो यहाँ पर भाई ये n इक्वल टू 1 है, अगर कोई n इक्वल टू ये मान लिया n इक्वल टू 2 आ गया, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या है n इक्वल टू ये n है। तो जो nth स्टेट की एनर्जी आती है हम जानते हैं क्या आती है, En इक्वल टू आती है माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है nth स्टेट में है तो उसको और इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कर दें जितनी नेगेटिव उतनी ही पॉजिटिव कर दें
तो नेट एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी। नेट एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है, जब तक सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव होती है तब तक सिस्टम कैसा होता है, बाउंडेड। जैसे आपने इसकी नेट एनर्जी जीरो कर दी, सिस्टम क्या हो जाएगा, अनबाउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस एटम से बाहर निकल जाएगा। तो जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी को दे दो तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को और उस एटम को छोड़ के क्या है, निकल जाएगा। अच्छा, तो भाई ये है nth स्टेट की एनर्जी, है ना। अगर हम इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन की नेट एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो क्या है, उसी को कर दो पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगी, उस स्टेट की आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिथियम आयन की अगर हम बात करें तो लिथियम आयन की हमें लिखनी है अगर आयनाइजेशन एनर्जी, तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या आएगा, लिखते हैं यहाँ पर क्या बनेगी, En। कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं हमसे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये है ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट होगी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, N=3। तो अगर हम बात करें लिथियम आयन के लिए तो थर्ड स्टेट की क्या आएगी एनर्जी, -13.6 जेड कितना है, लिथियम का 3 होता है, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर। तो जो थर्ड स्टेट की एनर्जी आएगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो अगर हम इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कर दें इस इलेक्ट्रॉन को तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस जो एक्साइटेड स्टेट है उससे क्या हो जाएगा, उससे बाहर निकल जाएगा और क्या होगा, इस एटम को छोड़ देगा, मतलब एटम कैसा हो जाएगा, आयनाइज। तो भाई जितनी एनर्जी है इस एक्साइटेड स्टेट की उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो एटम कैसा हो जाएगा, आयनाइज। तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी हमारी, -13.6 है, इतनी प्लस कर दो तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा इस केस में, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए मीडियम इट इज गिवन दैट द यंग्स मॉडुलस कितना है हमारा 3.2 × 10, जबकि डेंसिटी में कहते देखिए 8000 kg/m3। हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन दिस मीडियम। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट, साउंड वेव्स, और सिंपल क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम क्या होता है, अगर बात की जाए क्या होती है, रूट के अंदर y/ρ। y क्या है हमारा इस केस में, यंग्स मॉडुलस, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो भैया पुट कर दो वैल्यू, कितना आएगा यहाँ पर 3.2 × 10 बाई रो कितना है बच्चे, रो है हमारा 8000, है ना। कितना बनेगा ये लिखा जाए यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 10⁻3, इससे कटेगा बनेगा आई थिंक यहाँ पर ये 10⁻7 बनेगा ना, 10⁻7 इसको बैठा दूँ, बाद बनेगा 10⁻7 बनेगा, ठीक है। एक 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना बनेगा 32, यहाँ आएगा 8, नीचे क्या बनेगा 4 × 10⁻6 आएगा, है ना। बाहर निकालेंगे क्या बनेगा 2000 मीटर/सेकेंड। सिंपल मैथ है तो, है ना। तो v क्या आएगा, y/ρ, वैल्यू पुट किया, सीधा खट से आंसर कितना बन गया हमारा 2000 मीटर/सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला भी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हो मैच द कॉलम, बार बार आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। जिनकी 1 फरवरी को शिफ्ट लगी है भैया पक्का देख के जाएँ, पक्का करके जाएंगे, हाँ। क्या बोला है देखिए इस केस में कि भाई हमको करना क्या है यहाँ पर, कि हमको क्या है कॉलम मैच कराने हैं, भाई अलग अलग क्वांटिटीज़ के निकालना है डायमेंशनल फार्मूलाज। तो अगर हम बात करें सबसे पहले टॉर्क का बात करते हैं। टॉर्क का हम जानते हैं वही होता है जो वर्क का होता है, जो क्या है एनर्जी का होता है। कितना होता है ml² T⁻², फोर्स इंटू डिस्टेंस r×f, फोर्स इंटू डिस्टेंस ml² T⁻²। लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या बनेगा mlt-2, और लेंथ से करेंगे मल्टीप्लाई तो ml² T⁻² बन जाएगा। कहाँ दे रखा है, क्यू में। स्ट्रेस का क्या होता है, देखिए बेटा अगर लिखा जाए स्ट्रेस का, यहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या आएगा ml⁻² डिवाइड बाई l², क्या बनेगा बेटा ml-1 T-2। कहाँ लिखा है भाई यहाँ पर ml-1 T-2, ये लिखा हुआ है। तो हमारा क्या बन जाएगा इस केस में P। प्रेशर ग्रेडियंट, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला है बार बार क्या आ रहा है, बार बार क्वेश्चंस में आ रहा है। जिन बच्चों आगे शिफ्ट लगी है उनके इसकी तैयारी करके जाएं, उसको पक्का देख के जाएं कैसा होता है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है भाई, ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें प्रेशर ग्रेडियंट की, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या आएगा बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट क्या बनेगा, देखिए ΔP/ΔX। डेल्टा V प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया से लिखते हैं। फोर्स का क्या बनेगा, फोर्स का बनेगा mlt-2 डिवाइड बाई l², फोर्स अपॉन एरिया। और क्या लिखा है लेंथ, तो लेंथ से लेंथ तो उड़ जाएगा,
ऊपर जगह क्या बनेगा बेटा, देखिए ml की पावर -2t-2। तो जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है उसका जो आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा, ml -2t-2। कहाँ दिया भैया, r में दे रखा है ना। अब क्या बचा हमारा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यही करते हैं, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, L = mvr, है ना। तो m तो क्या हो गया हमारा, किलोग्राम मीटर पर, m हो गया क्या, मास m, v कितना बन गया, LT-1, और r कितना बन गया, l। तो एंगुलर मोमेंटम का जो आएगा डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा बेटा, ml²t⁻⁻1। तुम्हारा क्या बन जाएगा इस केस में, अगर मैचिंग की जाए तो ये क्या बन जाएगा, s वाला पार्ट। सिंपल था, है ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों किसका, यूनिट डायमेंशन का। और इस तरह क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आते हैं। जिन बच्चों की 31 को शिफ्ट थी आज, क्या है, मुझे लगता है उन्होंने इस क्वेश्चन को पक्का किया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पीयर इज फ्लोइंग, व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ r ओम। ठीक है भाई, कितनी करंट फ्लो कर रही है, 4 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है फॉर 10 सेकेंड्स। देन द produces heat, then it produces the heat energy of h unit। अच्छी बात है। now if 16 ampere current is flowing through the same resistance for same time ना 10 सेकंड के लिए, तो बोल रहा है कितनी हीट जनरेट होगी। तो हम जानते हैं बेटा जो हीट जनरेट होती है कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू I² R × T होगी किसी कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, I² R × T। और अगर बात करें जब कितनी करंट थी 4 एम्पीयर, तो कितनी आएगी, H1 क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर इंटू R × T। H2 पे क्या हो जाएगा, H2 पे करंट होगी बस 16, तो 16 का स्क्वायर कर दो R × T। हमको निकालना है भैया क्या, H1 क्या है हमारा, H के बराबर है, तो H2/H1 डिवाइड मार दिया, कितना बन जाएगा, 16/4 का स्क्वायर आ जाएगा, RT उड़ जाएगा, है ना। ये बन जाएगा हमारा कितना, 4, यहाँ बचेगा 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर, तो H2 = कितना आएगा हमारा, 16 × H1। और H1 क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई थी फर्स्ट वाले केस में, जो कि इसके बराबर हो जाएगा हमारा H के, कितना जाएगा हमारा 16H। सिंपल क्वेश्चन आ रहा है बेटा, है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाँ भाई क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन ए डायटोमिक गैस 725 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। ठीक है, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, किसकी बात हो रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो हम जानते हैं बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लिखा है यहाँ पे देखो, तो ΔQ ΔW + ΔU। एडियाबैटिक प्रोसेस में नेट हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग कितनी होती है, 0। कोई हीट ना दी जाती है ना कोई हीट लेते हैं, है ना। तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होगा। और हमसे क्या बोल रहा है, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा, नेगेटिव नहीं है क्या, सिस्टम क्या है हमारा, गैस, वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस इज टेकन एज नेगेटिव। तो वर्क डन ऑन द गैस क्या बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, माइनस लगा पहले वाला 725 जूल। तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा भैया, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और कितनी हो जाएगी, 725 जूल से बढ़ जाएगी। कितना आएगा इस केस में हमारा, 725 जूल। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, हमें बस कुछ नहीं करना था, सिंपल ऐसे पता होना चाहिए हमको एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है हमारा, 0 होता है। उसके बाद हमें यहाँ बस वैल्यू पुट कर देनी थी, सीधा हमारा खर्च से क्या आंसर आया था, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए बेटा यहाँ पर कि ए बॉल ऑफ मास कितना है, 1 kg। ए बॉल ऑफ मास 1 kg इज हैंगिंग फ्रॉम 1 मीटर लेंथ लॉन्ग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच कैन विथस्टैंड विद द मैक्सिमम टेंशन ऑफ कितना, 400 न्यूटन। अच्छी बात है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन बी गिवन टू द बॉल। तो ये 1 kg की बॉल है और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है हमारी, वो 1 मीटर। ये क्या है, 1 kg की बॉल है और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है हमारी, 1 मीटर है, और मैक्सिमम 400 न्यूटन का टेंशन स्ट्रिंग झेल सकती है। तो हमसे बोल रहा है बताइए इसको कितनी मैक्सिमम स्पीड धक्का दें कि स्ट्रिंग ये टूटे ना। बात ये है कि मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर ये स्ट्रिंग टूटे कैसे, देखो जब उसको हम जैसे ही धक्का देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, टेंशन और mg लग रहा है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी दोगे उतना टेंशन बढ़ता आएगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे टेंशन बढ़ता आएगा। तो टेंशन तो एक मैक्सिमम रेंज तक ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, है कि नहीं है। इस वजह से u की भी एक क्या होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू, कि वो मैक्सिमम u जब स्ट्रिंग क्या है जस्ट टूटने वाली हो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, बात है यहाँ लगा दें यहाँ पर। तो इस केस में कहानी क्या है, देखो इस समय
जब से इसको हम धक्का देंगे ये मूव करेगा कहाँ पर बेटा, सर्कुलर पाथ पर, तो इस पर टेंशन टी ऊपर लग रही है, mg किधर है, नीचे, है ना, और ये कहाँ मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना। क्या लगा दो यहाँ पर, T माइनस एम जी, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर कितना है यहाँ पर, L, ठीक है। मैक्सिमम टेंशन कितनी झेल सकता है ये, 400 न्यूटन। M कितना है बेटा, M हमारा है 1 kg, M इंटू जी कितना आएगा हमारा 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, M है 1 और V का स्क्वायर बाई L कितना है 1, तो V स्क्वायर कितना आ गया 390। तो जब टेंशन 400 न्यूटन होगी उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, और कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू रूट के अंदर 390 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमें कहाँ दे रखा है इस केस में, ये ऑप्शन में दे रखा है हमारा, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है बेटा, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिंपल हमें क्या T माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर लगाना था, सिंपल फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है, अच्छा देखो भाई क्या बोल रहा है यहाँ पर, अक्रॉस एन इंडक्टर ऑफ 5 मिली हेनरी एन AC सोर्स विद द पोटेंशियल गिवन एज 268 sin 200 pi t volt is used, value of the inductive reactance provided by the inductor। कितना क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू AC। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है अभी देखिए कि हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, XL क्या होता है बेटा, ओमेगा L होता है, नहीं होता है क्या। तो इस इक्वेशन में देखो ओमेगा क्या है, ये लिखा है ओमेगा 200 पाई और L क्या है हमारा 5 मिली हेनरी, तो 5 इंटू 10 टू पावर -3 कितना आएगा, ये आएगा 1000 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा कितना, पाई बचेगा। एक्सेल इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, ये ओम में होता है, कितना आ जाएगा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आ जाएगा इस केस में, दैट इज पाई ओम। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर, दैट इज टी। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई क्या बोल रहा है, टू डिस्क ऑफ सेम मास एंड रेडियाई सेम मास एंड रेडियाई R1 R2 एंड थिकनेस कितना है इनकी 1 mm एंड 0.5 mm, ठीक है। हैव डेंसिटीज इन द रेशियो ऑफ 3:1, ओके, एंड रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है इस केस में, अबाउट डायमीटर क्या होगा। देखिए हम तो बोला ये दो डिस्क हैं और इनका मास क्या है, सेम है। इनकी डिस्क हमें कितने बोल रहा है, इनकी डिस्क जो बेटा वो R1 R2 है, ठीक है। इनकी डिस्क कितनी हमारी R1 R2 है और इनकी जो थिकनेस है कितनी बेटा 1 mm और करस्पॉन्डिंग 0.5 mm है। डेंसिटी रेशियो में दे रखा है, हमसे बोल रहा है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताओ। तो हम बात करें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो पहले बात करते हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अच्छा हम तो पहले देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यहाँ पर जानते हैं, I इक्वल टू कितना आएगा, हम जानते हैं mr स्क्वायर बाई 4 आएगा भाई, है ना। mr स्क्वायर बाई 4, दोनों का मास तो सेम है कि नहीं है। तो अगर हम इनके निकाले में रेडियस का रेशियो निकालना है, मास दोनों का सेम है, तो I1 कितना आ गया mr1 का स्क्वायर बाई 4, I1 आ गया कितना हमारा mr1 का स्क्वायर बाई 4 और I2 कितना बन गया हमारा mr2 का स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो I1 बाई I2 कितना आ जाएगा बेटा हमारा इस केस में R1 बाई R2 का स्क्वायर आ जाएगा। बस हमको यहाँ पे R1 R2 का रेशियो का स्क्वायर पता करना है। तो देखो हमको क्या बोल रहा है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, तो अगर हम क्या दोनों का मास सेम कर देते हैं भाई, हम जानते हैं कि मास बराबर क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है देखिए इसका, पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू कितना बनेगा T1, T1 क्या है इसकी थिकनेस, पाई स्क्वायर H इंटू ρ1 इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, पाई R2 स्क्वायर बनेगा ना इंटू T2, है ना। मास बराबर वॉल्यूम इंटू ये बन गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पाई से पाई उड़ गया। तो R1 बाई R2 का जो स्क्वायर आ जाएगा ना, इसको ले आओ, कितना बन जाएगा यहाँ से, ये बनेगा कितना बनेगा बेटा ρ2 बाई ρ1 इंटू T2 बाई T1 बन जाएगा, ठीक है ना। ρ2 बाई ρ1 इंटू T2 बाई T1। और हमसे क्या बोल रहा है, डेंसिटी का रेशियो देखिए क्या बोल रहा है हमसे बेटा, डेंसिटी का रेशियो क्या है 1:3, है ना। क्या बोला है हाँ, हैव रेशियो ऑफ द डेंसिटी क्या है इस केस में यहाँ पर 3:1 है ना। तो अगर बात करें ρ1 बाई ρ2 हमारा कितना है, ρ1 बाई ρ2 हमारा वो है उल्टा, ρ1 बाई ρ2 का हमारा कितना है यहाँ पर वो 3 है ना। ρ1 बाई ρ2 3 है, ρ1 बाई ρ2 3 है, तो यहाँ पर देखो ये उल्टा लिखा है ना, कितना बन जाएगा 1/3 बन जाएगा, ρ1 बाई ρ2 3 बनेगा। अच्छा इसके बाद क्या बोल रहा है हमसे, T1 कितना है हमारा, T1 है देखिए लिखा है 1 mm थिकनेस और T2 कितना है 0.5 mm। तो पुट करेंगे तो कितना बनेगा देखिए यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर T1 बाई T2
T1 कितना है हमारा, T1 है 1 mm और T2 कितना है 0.5, 1/2 है ना। कितना जाएगा यहाँ से आ जाएगा 1/6। तो R1/R2 का जो स्क्वायर आएगा 1/6 आ जाएगा। और इनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो है जो किसके बराबर है, R1/R2 के बराबर है। तो यहाँ से I1/I2 कितना आ जाएगा बेटा, इस केस में 1/6 आ जाएगा, है ना। सिंपल, कुछ नहीं किया अपन ने। हमसे क्या पूछ रहा है इस केस में, x के लिए पूछ रहा है। तो x कितना आ जाएगा इस केस में, 1/रेशियो x है, तो x कितना आएगा इस केस में आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 6। कुछ नहीं किया हमसे बस इतना बोल रहा था सिंपली कि भैया दोनों का मास सेम है, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताओ। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल क्या कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया, डिवाइड मार दिया। R1/R2 का रेशियो के टर्म में आ रहा था, हमको R1/R2 का टर्म का रेशियो नहीं पता, तो कैसे पता करें। हमको इसके लिए उन्होंने बोला है कि भाई कहानी क्या है कि दोनों का मास सेम है, तो हमने बस क्या कर दिया, दोनों का मास लिखा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और उसके बाद वहाँ से R1/R2 का जो स्क्वायर है या फिर R1/R2 का जो रेशियो है वो निकाल लिया और उठा के यहाँ पुट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। देखिए हमसे बोल रहा है इस केस में 2 balls आर प्रोजेक्टेड विद इक्वल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स। ये तो एकदम ही सिंपल है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक बॉडी को हमने फेंका है 30 पर, दूसरे को फेंका है 60 पर। एक बॉल को हमने फेंका है यहाँ पे कितने स्पीड से, एक बॉल को फेंका है अपन ने यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड से और 30 डिग्री पर। तो एच मैक्स हमारा कितना आ रहा है इस केस में, H1 आ रहा है ना, H1 बोलते हैं इसको। दूसरे केस में H2 आ रहा है। सीधा फॉर्मूला हो खट से बस डायग्राम बना रहा हूँ बनाने के लिए, है ना। ये कितना बन जाएगा हमारा H2। तो भैया H कितना आएगा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g होता है बाई 2g, ये H1 है। H2 क्या बनेगा भैया, U स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 आएगा ना बाई 2g। तो H1/H2 क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 30 बाई साइन स्क्वायर 60, ये होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, ये बनेगा 1/4। ये बनेगा √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 3/4। तो कितना आएगा N2, ये आ जाएगा 4 ऊपर जाएगा 3 4 जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ पे 1/3। तो इनके जो हाइट का रेशियो कितना बन जाएगा इस केस में 1/3। सिंपल क्या करना था, हमको लगाना था फॉर्मूला, इसके बाद सीधा वैल्यू पुट किया, खट से क्या सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, देखो यहाँ पर ए बॉडी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली हैज इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ड्यू टू द फ्रिक्शन द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। ओके, if mass of the body is 5 kg, okay, coefficient of friction is x/5, okay, then find x। okay, क्या दिक्कत है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो एक बॉडी है, हाँ, ये बॉडी रखी है, मास का ब्लॉक रखा हुआ है ना, और इनिशियली क्या है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, कहाँ पर, ग्राउंड सरफेस पर, ठीक है ना। इनिशियल स्पीड इतनी थी, तो इस केस में क्या होता है, और कितनी देर बाद रुक जाता है, ये 5 सेकंड बाद रुक जाता है ना। तो देखो जब ये मूव करेगा इस पर, तो mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। तो इस पर इस केस में एक फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा पीछे की तरफ, कितना लगेगा, म्यू इंटू mg का, म्यू इंटू n लगेगा ना, क्यों, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, म्यू इंटू n। तो इसकी वजह से इसका एक डी एक्सेलरेशन आएगा कितने का, पीछे की तरफ, म्यू इंटू जी आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो डी एक्सेलरेशन कितना है वो म्यू इंटू जी पीछे की तरफ है, और ये क्या है, ये 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या है 20 से हो जाती है 0। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, म्यू पूछ रहा है। तो भाई वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, बिकॉज बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो यहाँ पे क्या है डी एक्सेलरेशन है। तो आएगा v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, u कितनी है 5 मीटर, v कितनी है 20 है, u कितनी है हमारी इस केस में, दैट इज 20, और a कितना है हमारा माइनस ऑफ म्यू इंटू जी, जी कितना हो गया 10, है ना, इंटू टाइम t कितना है बेटा 5 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे म्यू, तो म्यू कितना बनेगा हमारा आएगा 20/50, कितना बन जाएगा ये 2/5। हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, x/5 आ रहा है, तो हम तो x क्यों बताओ, तो x कितना जाएगा इस केस में हमारा आ जाएगा 2, है ना। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस हमें कुछ नहीं करना था, सिंपल क्या है, दैट फ्रिक्शन बिलोंग्स टू एक्चुअली फ्रिक्शन। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वायर, हाँ भाई, ए वायर इज फर्स्ट कॉइल्ड इन एन सर्कुलर टर्न, ए वायर इज फर्स्ट कॉइल्ड इन एन सर्कुलर टर्न्स
एंड करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट। अच्छी बात है। नाउ दिस सेम वायर इज गिवन कॉइल इन एन सर्कुलर टर्न्स, है ना। अच्छी बात है भाई। एंड सेम करंट I रखी है, बढ़िया। B1 एंड B2 आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स। देन हमें बताना है B1 और B2 कहाँ से बिलोंग करता है भाई क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और एकदम क्या है, सिंपल बेसिक वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे चलिए देखिए फटाफट तेजी में शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक सर्टेन लेंथ का वायर है, उसको हमने क्या किया है, कॉइल कर दिया है n नंबर ऑफ लूप्स में, ठीक है। तो मान लेते हैं समझते हैं, एकदम आसान तरीके करते हैं। देखो ये मान लेते हैं ये वायर है ना, ये वायर है और इसके लेंथ मान लेते हैं L है। सीधा करते हैं फटाफट, है ना, सीधा टू द पॉइंट। जब हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया है, n लूप में किया है, n लूप में किया है रोटेट। तो मान लेते हैं जो उस समय कितनी रेडियस है बेटा, R1 है, R1 इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होगी, 2 पाई R1। और ऐसे कितने लूप हैं, n लूप हैं। तो 2 पाई R1 तो आ गई सरकमफरेंस, और कितने लूप हैं बेटा ऐसे, n, हाँ 1 कर देते हैं n1, ठीक है ना। n1 हम ये स्मॉल n लिखा है, इसकी स्मॉल ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब इसी को, अच्छा जब इसी को क्या कर देंगे हम यहाँ पर, चलो बाद देखते हैं, उसको देखते हैं बाद में। अब पहले निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस अवस्था में जब इसमें I करंट फ्लो कर रही है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, B1 आता है। इसमें n लूप है, ठीक है बेटा, n लूप है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B1 भाई, एक अकेले लूप की वजह से आएगा μ0/2 I/R1, एक सिंगल लूप की वजह से, है ना। अच्छा कितने लूप है बेटा यहाँ पर, n। तो कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, B1 लेकर लिखा जाए तो μ0, ये n लिखा दो, μ0/2 I/R1। R1 कितना लिख देखो, R1 क्या आएगा हमारा, L/n/2 पर जाएगा ना। R1 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, R लिखेंगे L बाई ऊपर जाएगा 2 पाई n, ये बनेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लिखा है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, B1 कितना आ जाएगा, B1 आएगा μ0, इससे गया n² μ0 इंटू I/L। ये आ गई है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस n लूप की वजह से, ठीक है ना। हमने बस क्या किया यहाँ पर, R को हटा के इस L लेंथ के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या किया हमने भाई, इसी वायर से हमने एक दूसरा लूप बनाया है, इसी वायर से हमने एक क्या किया है, दूसरा लूप बनाया है, जिसकी जो लेंथ है, जिसके नंबर ऑफ लूप कितने n है, ठीक है ना। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है ना, दैट इज इक्वल टू कितनी हमारी, दैट इज R है, और n नंबर ऑफ लूप है इसके। तो भाई L इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई R इंटू n आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या भाई। एक लूप की रेडियस कितनी है, R है, L नंबर ऑफ लूप्स है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही निकालोगे सिंपली, जैसे निकाला था यहाँ पर, टू पूरा सेम करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस n की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल N आ जाएगा। करंट भी सेम है, μ0 की जगह μ0 आ जाएगा, और I की जगह I रहेगा, कोई करंट सेम है, और L की जगह L आ जाएगा। पूरा सेम ही तो है, कुछ चेंज तो आएगा नहीं। हमसे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताओ, B1/B2 कितना आएगा बताओ। B1/B2 कितना बन जाएगा इस केस में, n² बाई कैपिटल N का स्क्वायर। सिंपल नहीं है क्या, हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल क्या किया, एक सिंगल जो सर्टेन लेंथ का वायर था, उसकी वजह से R1 रेडियस का एक लूप बन रहा था। तो हमने क्या किया, माना n लूप बन रहे हैं, तो n लूप की वजह से हमने क्या किया, एक सिंगल लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा, फिर टोटल n लूप हैं तो n की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हमको यहाँ पे R1 हटा के, क्या हमने R1 हटाया, और R1 हटा के क्या लिख कर आए हैं, L लेंथ के फॉर्म में हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड को लिख लिया, जिससे कि एक हमें यहाँ पे L लेंथ का कांस्टेंट रहेगा, जो कि दोनों में ही कांस्टेंट है। इसके बाद वही फॉर्मूला हमने वहाँ पे चिपका दिया, जो यहाँ था वही फॉर्मूला यहाँ पर है, क्योंकि सिर्फ क्या अंतर आया है, स्मॉल और कैपिटल का अंतर आया, बाकी कुछ सेम ही है ना। क्योंकि स्मॉल एन चेंज होगा तो रेडियस भी चेंज हो जाएगी, है ना। इसका हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लिखी और दोनों का निकाल दिया रेशियो। तो वहाँ से क्या आएगा इस केस में बेटा, n/n का स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है भाई, देखिए इट्स ए वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, है ना। क्या बोल रहा है, 2 वेवलेंथ्स λ1 600 नैनोमीटर और λ2 800 नैनोमीटर आर यूज्ड इन ए YDSE एक्सपेरिमेंट। Their maxima coincide at a certain location on the screen. Find the minimum separation in millimeter, है ना, between such a location and the central maxima. It is given that small d में दे रखा है, capital D भी दे रखा है। This question belongs to, भाई साफ साफ ही दिख रहा है कहाँ से बिलोंग करता है ये,
वही ऑप्टिक्स में YDAC वाले सेक्टर से बिलोंग करता है ना। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्लास में आपने किए होंगे, गारंटी है। देखिए देखते करते हैं। तो ये है हमारा क्या YDAC सेटअप है ना। यहाँ पे ये शीट लगी हुई है और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये बाइक्रोमेटिक जो है, बाइक्रोमेटिक लाइट का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, लैम्डा 1 आ रही है कितनी हमारी 600 नैनोमीटर है ना, और लैम्डा 2 आ रही है। बाइक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो जो है वेवलेंथ की लाइट आ रही हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों वेवलेंथ की लाइट की वजह से यहाँ पर क्या, दोनों के जो मैक्सिमाज हैं भाई, अगर अकेला ये होता तो इसके मैक्सिमा मिलना बनते हैं बहुत सारे है ना, बहुत सारे के बनते लिमिटेड, एक सर्टेन नंबर ऑफ मैक्सिमम निकालते हैं ना, वहाँ से निकालते हैं इसको। इसकी स्मॉल डी है, ये लेंथ, ये कैपिटल डी है, ठीक है। अच्छा, और अगर अकेले ये लाइट होती है तो इसकी वजह से भी सर्टेन नंबर ऑफ मैक्सिमा बनते हैं। हमसे बोल रहा है अगर हम दोनों लाइट यूज़ कर रहे हैं, अगर हम दोनों लाइट यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, वो लोकेशन बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। वो लोकेशन बताओ जहाँ पर क्या मिनिमम लोकेशन, जहाँ पर दोनों के क्या है मैक्सिमाज आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। तो क्या दिक्कत है भाई। मान लेते हैं इसका जो L1 मैक्सिमा है वो इसके N2 मैक्सिमा से करता है कोइंसाइड। दोनों के लिए Y की लोकेशन सेम ही तो होगी भाई, सेंट्रल मैक्सिमा यही तो लाई करेगा ना। दोनों के लिए Y की लोकेशन सेम होगी तो कर दो सेम, क्या दिक्कत है। देखो भाई, मान लेते हैं इस वाले का जो है, पहले वाले लाइट है उसका जो है N1 मैक्सिमा सेकंड वाले के N2 मैक्सिमा से करता है कोइंसाइड। तो क्या आएगा, देखिए N1 मैक्सिमा की लोकेशन क्या आएगी, N1 डी लैम्डा 1/d, ये Y की लोकेशन है, ठीक है। इसका कौन सा मैक्सिमा है, N2, तो क्या आएगा N2 डी लैम्डा 2/d। ये दोनों आपस में कर रहे हैं कोइंसाइड, दोनों क्या होंगे बराबर, d/d गया। N1 लैम्डा 1 इक्वल टू आएगा N2 लैम्डा, यहाँ है ना, N1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, N2 लैम्डा 2, ठीक है। इसको ले आओ, तो N1 बाई N2 कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना है हमारा 800 या 600, तो यहाँ से N1 बाई N2 कितना आ जाएगा हमारा 800 बाई 600, कितना बन जाएगा हमारा ये 4/3 आ जाएगा आई थिंक, है ना। तो अगर देखा जाए तो 600 नैनोमीटर की जो लाइट है उसका जो पहला जो मैक्सिमम जहाँ पर आपस में दोनों करेंगे कोइंसाइड, वो कौन सा होगा, वो फोर्थ वाला मैक्सिमा होगा, है ना। 600 नैनोमीटर का फोर्थ मैक्सिमा जो होगा वो किससे करेगा कोइंसाइड, 800 नैनोमीटर के थर्ड मैक्सिमा से करेगा कोइंसाइड। फर्स्ट टाइम तब होगा, है ना। इसके बाद दोबारा कब करेगा, दोबारा कब होगा, इंटू 2 यहाँ कर दो, इंटू 2 यहाँ कर दो, 8वां इसका छठा, तिबारा कब होगा, इसका 12वां, इसका 9वां, है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो अगर हम बात करें इस केस में, हमसे पूछ रहा है Y की मिनिमम वैल्यू, तो Y की मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे N1 कितना होना चाहिए 4, तो बस यहाँ पे इस केस में क्या है, ये लिखिए मिनिमम वैल्यू, बस वैल्यू पुट कर दो, कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू तो Y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे क्या बेटा, ये आ जाएगी हमारी N1 इंटू डी लैम्डा 1/d है। N1 कितना है हमारा 4 और D कितना है हमारा 7। लैम्डा 1 अगर बात करें, लैम्डा 1 कितना था हमारा, ये लिखा हुआ है 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना आ जाएगा 9 बाई स्मॉल डी कितना बेटा, स्मॉल डी में रखा है 0.35 है ना, 0.35 mm, ठीक है mm, तो क्या 10 टू पावर माइनस कितना बन जाएगा यहाँ पर 3 बन जाएगा। तो सॉल्व करें तो कहानी क्या है, देखो ये बन जाएगा 10 टू पावर यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, कितना बनेगा देखिए बेटा, लिखते हैं यहाँ पर ये कितना बनेगा हमारा y मिनिमम जो आ जाएगा, सिंपल मैथ है ना। अगर y मिनिमम लिखा जाए यहाँ पर तो क्या बन जाएगा हमारा इस केस में, ये बनेगा 10 टू द पावर -5 है ना, 10 टू द पावर -2 यहाँ पर, ठीक है। और ये बन जाएगा 10 टू द पावर -7, ठीक है। कितना बन गया 28 बाद लिखेंगे, ये बन गया नीचे 5, क्या बन गया देखो बेटा 4/5 आ गया, और ऊपर एक 6 भी लिखा है ना, ऊपर एक 6 भी लिखा है 4 × 6/5। अच्छा, और क्या लिखा है ऊपर लिखा है 10 टू द पावर -7, नीचे क्या लिखा है 10 टू द पावर -2 लिखा हुआ है। कितना हो जाएगा इस केस में, यह जाएगा हमारा 24, तो बनेगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर आ जाएगा। हमसे क्या बोल रहा है भाई, हमको बताना है किसमें वैल्यू, बतानी है वैल्यू किसमें, इन द मिनिमा, इन फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन mm में बतानी है ना। तो mm में वैल्यू कितनी है देखिए बेटा, mm में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी इस केस में लिखा जाए तो आ जाएगा दैट विल बी 4, बाहर ले आएंगे क्या बनेगा 48 इंटू 10 टू पावर -3, कितना बन जाएगा यहाँ पर 48 mm, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था है ना, ये तो सिंपल क्या इतनी मैथ वैथ तो क्या सिंपल है, बट क्या हमने कुछ नहीं है यहाँ पर कि भाई जो लैम्डा 1 लाइट है एक लाइन में कैसे करते हैं, खटाखट एक लाइन में सीधा आंसर कैसे करते हैं देखो फटाफट।
इसका N1 मैक्सिमा जो है इसके N2 मैक्सिमा से कर रहा है कौन साइड, है ना। तो N1 डी लैम्डा 1 बाई डी इक्वल टू कर दिया इंटू डी लैम्डा 2 बाई डी। वहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया यहाँ पर N1 बाई, वहाँ से क्या आ जाएगा देखिए इस केस में, यहाँ से कहानी आ जाएगी क्या कि भैया N1 लैम्डा 1 इक्वल टू N2 लैम्डा 2, तो वहाँ से N1 बाई N2 इक्वल टू क्या है लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, सीधा वैल्यू पुट की 4/3। समझ में आ गया भैया कि 600 वाली जो लाइट है, 600 नैनोमीटर की जो लाइट है, उसका जो फोर्थ मैक्सिमा होगा वो 800 नैनोमीटर की लाइट के थर्ड मैक्सिमा से करेगा कोइंसाइड। बस अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद नीचे मैथ की है, इसके बाद ये पूरी क्या है नीचे, दैट इज होल मैथ, है ना। यहाँ पूरी मैथ की है और इसके वैल्यू निकालिए फुट रेट में। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 20 मीटर, ठीक है। तो ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर हाइट, और इसका क्या बोल रहा है इस केस में फ्रॉम ग्राउंड। अच्छा, नाउ फाइंड द हाइट इन मीटर अप टू विच इट विल राइजेज आफ्टर कोलिजन। ये लो भैया, ये तो एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा वैल्यू। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, करते हैं। हमने क्या किया है, एच हाइट से, मैथ वैथ बाद में करेंगे, नंबर है, एच हाइट से हमने क्या किया यहाँ पर बॉल को ड्रॉप किया है। तो जब बॉल यहाँ पर आएगी ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, रूट के अंदर 2gh, ठीक है। अब हमको बोल रखा है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन कितना e है। हम जानते हैं जब बॉल क्या टकरा के ऊपर उठेगी तो इस समय इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर मान लेते हैं ये u था, है ना, u कितना है √2gh। जब उठेगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी e इंटू यू। अब ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी भैया, दैट इज EU का स्क्वायर बाई 2g। तो क्या बनेगा, E स्क्वायर U स्क्वायर बाई 2g आएगा, और U स्क्वायर ये लिखा है, U लिखा है, तो इसको यहाँ पुट करेंगे, क्या बनेगा, E स्क्वायर इंटू 2gh बाई 2g आ जाएगा। तो जो h मैक्स आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, E स्क्वायर इंटू h, h क्या था, ये वाली हाइट, E कितना है बेटा 1/2, तो कितना बनेगा देखो यहाँ पर, बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू h कितना है हमारा 20, कितना देगा 5 मीटर। बॉडी कितनी हाइट हो जाएगी, मैक्सिमम 5 मीटर की हाइट हो जाएगी। समझता है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। बॉडी हैज़ वेट W ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी एट ए हाइट 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। ये भी सिंपल है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट, ग्रेविटेशन। वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप क्या ऐसे क्वेश्चन बहुत बार लगाए होंगे, क्या देखिए कैसे करते हैं भैया फटाफट। क्या अगर बात करें यहाँ पर, तो अर्थ के सरफेस पे जो आएगा इसका वेट W कितना बनेगा, m इंटू जी, और जी की स्मॉल जी कितनी gm/r स्क्वायर, है ना, n2 स्मॉल m बन जाएगा, mg लिखा है, m इंटू जी, ये वेट लिखा हुआ है। और अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट ऊपर, 9 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसका वेट कितना आएगा, mg डैश आ जाएगा, mg डैश, जी डैश कितना बनेगा, gm/r प्लस h कितना है हमारा 9r है ना, 9r का स्क्वायर कितना बन जाएगा यहाँ पे देखिए, m इंटू gm/10r बनेगा, 10r का स्क्वायर बनेगा 100r स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये क्या लिखा है हमारा W डैश ना, ये हमारा क्या लिखा है, W लिखा हुआ है, तो जो वेट आ जाएगा कितना हो जाएगा इस केस में W/100 आ जाएगा, है ना। तो जो नेट वेट के लिए कितना W/100 हो जाएगी, सीधा वैल्यू पुट किया, सीधा हमारा क्या खट से सिंपल वैल्यू पुट करनी थी, कुछ करना ही नहीं है ना। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सीधा वैल्यू पुट करनी थी, सीधा फॉर्मूला पुट किया, सीधे खट से आंसर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द इक्वेशन ऑफ 2 SHM आर गिवन बाई y1 इज इक्वल टू कितना है हमारा, y1 इज इक्वल टू में रखा है कितना 10 sin ओमेगा t प्लस π/3 एंड y2 में रखा है 5 sin ओमेगा t प्लस √3 cos ओमेगा t। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये दोनों वेव आपस में करेंगी क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज होंगी, तो बताना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो ये तो सिंपल अच्छी साफ सुथरी वेव दिख रही है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, y2 क्या बनेगा, y2 इक्वल टू कितना आ गया 5 sin ओमेगा t प्लस √3 cos ओमेगा t। देखिए आप सभी क्या मैथ के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड। a कितना है 1, b कितना है √3, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का √3 का 3 कितना आएगा √4 बनेगा 2। कैसे किया, ये किया ना, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर किया, कितना बन गया इस केस में, ये 2 बन जाएगा ना, ये √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना। तो इससे करेंगे मल्टीप्लाई, उससे करेंगे डिवाइड। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो बाहर रहेगा, तो 2 × 5 बन जाएगा कितना, ये लिखा हुआ है 1/2 sin ओमेगा t प्लस √3/2 cos ओमेगा t, ये बन जाएगा बेटा।
ये बन गया 10 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या बन गया साइन ओमेगा टी कॉस कितना बनेगा पाई बाई 3 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाई 3। तो क्या बन जाएगा इस केस में, देखिए y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो ये हमारी आ गई y2 और y1 हमें कितना देखा है, y1 भी हमारा क्या है एक्चुअली सेम ही है, दोनों वेव जो है सेम फेज में है ना, दोनों का फेज क्या है सेम है, दोनों का फेज क्या फेज है मतलब यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 दोनों फेज सेम है। तो अगर नेट लिखा जाए यहाँ पर क्या है एम्पलीट्यूड, तो सिंपली इन दोनों के जो इन दोनों के एम्पलीट्यूड क्या जाएंगे जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों वेव क्या है सेम फेज में ही है। तो जो आएगा नेट एम्पलीट्यूड आएगा ए नेट, वो क्या आएगा इन दोनों का सिंपल समेशन आ जाएगा है ना y1 प्लस ये जो इनके एम्पलीट्यूड का सम आ जाएगा क्योंकि दोनों वेव क्या है सेम फेज में। क्या आंसर है हमारे यहाँ पर 20 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद द टाइम पीरियड कितना है हमारा 4 सेकेंड, रेडियस कितनी है √2 मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। देखो भैया सर्कुलर मोशन का एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, और इसकी कितनी रेडियस है √2 मीटर है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है और क्या है हमसे बोल रहा है देखो 4 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, तो 4 सेकंड में 1 सेकंड यहाँ लगेगा, 1 सेकंड यहाँ लगा, 1 सेकंड यहाँ लगा, 1 सेकंड यहाँ लगा, है कि नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। 3 सेकंड के बाद हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो भाई शुरू में कहाँ था, यहाँ था, 1 सेकंड में यहाँ पहुँचा, 2 में यहाँ पहुँचा, 3 में कहाँ पहुँचा, यहाँ। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर बात करें तो ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ क्या, इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये लिखा है √2, ये लिखा है √2, कितना आएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा इस केस में, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, कितना बन जाएगा, कितना है ये बनेगा 2 + 2 बनेगा 4, तो √4 कितना होगा हमारा इस केस में 2 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम ही हलवा क्वेश्चन था, है कि नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई। In a moving coil galvanometer, the number of turns in the coils are increased to increase the current sensitivity by 50%। अच्छा ठीक है, find the percentage change in voltage sensitivity। देखिए बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बात करते हैं तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि भाई मूविंग कॉइल, ये मान लो क्या एग्जांपल की बात है ना, ये मान लो क्या ऐसा बना हुआ ना, क्वेश्चन तो 2 मिनट का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉइल है ना, ये ऐसे लगी है कॉइल है ना, और यहाँ पे क्या ये है, ये ऊपर से इसको देख रहे हैं, ऊपर से टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं इसको ना, ऐसे यहाँ लगी है कॉइल है ना ऐसे। अगर सामने से देखें तो ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसे लगा है सिलेंडर है ना। क्वेश्चन तो क्या 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, फिर अपन समझा रहे हैं। ये लगा है क्या ऐसा, ये है बार मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्या लगी होती है, कॉइल्स लगी होती है ऐसे लूप लगे होते हैं, और यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है धागा है ना, और नीचे स्प्रिंग्स में लगी होती है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो क्या होता है भाई देखो, जब हम इस कॉइल में करंट पास कराते हैं, जब इस कॉइल में करंट पास कराते हैं आई करंट, जैसे करंट पास करेगी तो ये करंट कैरिंग कॉइल रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, इस पर लगता है टॉर्क कितना लगता है म्यू क्रॉस बी है ना। हम यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरह से जानबूझ के चूज़ किया है सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड सच दैट कि म्यू वेक्टर और बी जो है हमेशा दोनों एक दूसरे के रहते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, इस वजह से हमेशा टॉर्क कितना आएगा म्यू इंटू बी, टॉर्क कितना आएगा देखिए, म्यू कितना है NIA इंटू बी इंटू म्यू क्रॉस बी होता है, म्यू क्रॉस बी म्यू बी साइन 90। यहाँ पे हम एंगल इस तरह से चूज करते हैं कि म्यू और बी के जो एंगल में 90 डिग्री है। तो जब इस सिलेंडर पे लगेगा टॉर्क तो ऐसे घूमेगा, जब ऐसे घूमेगा तो ऊपर जो लगा हुआ है धागा, ये जो धागा जो है, ये जो लगा हुआ है थ्रेड है, ये जो थ्रेड है वो ऐंठ जाएगा, और ऐंठन की वजह से क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा टॉरेशनल टॉर्क है ना, जो किसके बराबर होगा इस केस में K थीटा बोलो के बराबर होगा। जहाँ पर दोनों के दोनों आपस में ये इधर घुमा रहा है और जो धागा वायर है वो उल्टा घुमा रहा है, जहाँ पर दोनों बराबर होंगे वहीं पर क्या हो जाएगा, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, रुक जाता है, बताता है कितनी करंट आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पे ये कहानी होगी वहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। अच्छा,
अब हम आते हैं इस सवाल पर। ये तो पहले हमने बेसिक समझा यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? देखिए कि अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से यूनिट अमाउंट ऑफ करंट पास कराएं, है ना, मूविंग कॉइल यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखता है ना, ऐसा दिखता है ना, आपने देखा होगा, यहाँ पे रीडिंग होती है ऐसे, और यहाँ पे क्या ये शो कर रहा होता है ना, तो यही है। देखो यहाँ पे ऐसे लगा होता है, क्या बोलते हैं, हमारा नीडल, और वो इसके मूव करने की, करंट फ्लो करने की वजह से लगातार मूव कर रहा होता है। अगर हम इसमें यूनिट करंट पास कराएंगे तो कितना इसमें डिफ्लेक्शन होगा, उससे बोलते हैं हम क्या, व्हाट वी कॉल करंट सेंसिटिविटी, थीटा बाई आई। तो थीटा बाई आई देखो कितना आ गया यहाँ पे, थीटा बाई आई अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा, एन ए बी बाई के। के इज यहाँ पर, के यहाँ पे क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट है। यूनिट अमाउंट ऑफ करंट पास कराएंगे तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा, तो ये हमारा है करंट सेंसिटिविटी है। देखो अगर हम नंबर ऑफ लूप बढ़ा देंगे, ए तो फिक्स है, बी फिक्स है, अगर हम नंबर ऑफ लूप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सही बात है। अच्छा, तो वही हमसे बोल रहा है कि भाई हम नंबर ऑफ लूप बढ़ा देते हैं, है ना, नंबर ऑफ लूप बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से इसकी करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हमसे बोल रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बताओ, हमें क्या बोलना चाहते हो। तो देखो भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में खत्म करते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाई वी क्या होगा भाई, यूनिट वोल्टेज का चेंज आने पर इसमें कितना क्या है, डिफ्लेक्शन आएगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखो, थीटा बाई वी कैसे लिखते हैं, थीटा बाई वी लिखते हैं यहाँ पर, थीटा बाई वी इंटू आई से ऊपर मल्टीप्लाई और आई से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये क्या बनेगा, देखो ये लिखा है हमारा क्या, वी बाई आई लिखा है आर, तो क्या बनेगा, थीटा बाई आई इंटू 1 बाई आर लिखा है। ये क्या बन जाएगा, थीटा बाई वी जो है हमारा क्या जाएगा इस केस में, है ना, ये पूरा इस तरह से प्रूफ ही हो रहा है। थीटा बाई वी कितना बन जाएगा यहाँ पर, वो लिखा है एन ए बी बाई के इंटू आर। इसका मतलब क्या है, अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लो नंबर ऑफ लूप बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ लूप क्या, ये नंबर ऑफ लूप है ना, अच्छा नंबर ऑफ लूप बढ़ाते हैं तो एन बढ़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे आर क्या है, आर जो है इस कॉइल का रेजिस्टेंस है। अगर हमने नंबर ऑफ लूप बढ़ा दिए, लूप की संख्या बढ़ा दी, तो हमने क्या है, लेंथ, जो वायर की लेंथ है वो तो बढ़ा दी ना, इस वजह से रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा। अगर हमने नंबर ऑफ लूप बढ़ा दिए तो हमने रेजिस्टेंस भी तो उसी रेशियो से बढ़ा दिया। तो जितने रेशियो से नंबर ऑफ लूप बढ़ेगा उसी रेशियो से क्या बढ़ जाएगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो जिस रेशियो से एन बढ़ेगा उसी रेशियो से आर बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक्चुअली ये इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए अपन ने पूरा देखा है कि कहाँ से आया। तो कहानी क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ लूप बढ़ाते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द लूप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है इस केस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ लिखा है, नो चेंज, है ना। तो ये था हमारा कि सिंपल क्वेश्चन। चलिए बच्चों पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, द लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, इज सबमर्ज इन एयर, सबमर्ज इन वाटर, चेंज इन फोकल लेंथ। तो हम जानते हैं भाई फोकल लेंथ का सीधा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू कितना होता है, म्यू माइनस 1 जब एयर में होता है, 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 1/f कितना बनेगा, म्यू कितना है 3/2, 3/2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, एक क्वेश्चन। और जब इसे हम क्या कर देंगे, लिक्विड में डिप कर देते हैं, तब कहानी क्या बनेगी, 1/f डैश क्या बनेगा। उस केस में क्या होता है, म्यू ऑफ द लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम आता है। म्यू ऑफ लेंस कितना है, इसे ऐसे रखते हैं फॉर्मूला, है ना, 1.5 बाई 3/2 रखते हैं, कोई बात नहीं, 3/2 है ना, रखते हैं 3/2, 3/2 डिवाइड बाई कितना बनेगा 4/3 ना, म्यू ऑफ द लेंस बाई म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 बन जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। कितना आएगा ये बनेगा हमारा 3/2, 3/2 डिवाइड बाई 4/3, तो कितना बनेगा इस केस में, इंटू 3/4 हो जाएगा, ये बनेगा हमारा 9/8। तो 1/2 इसके बन जाएगा इस केस में 9/8 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो हम निकालें यहाँ पे इस इक्वेशन में रेशियो, तो हम निकालते हैं यहाँ पे क्या रेशियो, कितना बनेगा, ये निकालता हूँ, ठीक है ना, कितना बन जाएगा, देखो इधर लिखते हैं 1/f, 1/f ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, डिवाइड मारेंगे तो f डैश जाएगा किधर, ऊपर, 1/f डिवाइड बाई f डैश ऊपर जाएगा, ये बनेगा हाफ, 1/2 बनेगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 1/2
2 डिवाइड बाई 1/8, तो 8 जाएगा ऊपर, तो एफ डैश कितना आ जाएगा इस केस में, यहाँ पे कितना आएगा देखो, ये 1/8 आ जाएगा ना, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ 1/8, एफ डैश आ जाएगा हमारा 4f। अच्छा, तो जो हमारी फोकल लेंथ आएगी, क्या बोलते हैं, वाटर में क्या जाएगी 4 टाइम्स, और हमारी एयर में कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो कितनी आ जाएगी वहाँ पर 15 × 4 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमसे क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ में चेंज पूछ रहा है। पहले 15 थी, अभी 60 होगी, चेंज कितना आएगा 45 का, है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला करना था और वैल्यू पुट करनी थी, है कि नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। मैच द रेडिएशन लिस्टेड इन कॉलम 1 विद देयर यूजेज लिस्टेड इन कॉलम 2। हाँ भाई, तो एक्चुअली क्या है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्चुअली कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सीधा एनसीईआरटी बेस्ड क्या है क्वेश्चन है, और सीधा क्या है, अगर आपको इसका रिजल्ट याद होगा सीधा क्या फटाफट इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। और नहीं याद होगा तो याद करके जाना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए क्या बोला देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इनके अलग अलग यूजेस, तो क्या है देखिए बेटा, यूवी रेज का जो हमारा यूज़ होता है वो क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं हम कहाँ पर, लेजिक आई सर्जरी में यूज़ करते हैं ना, यूवी रेज इज यूज इन लेजिक आई सर्जरी। और जो हमारा इंफ्रारेड यूज़ होती है, अगर बात करें इंफ्रारेड हमारी यूज़ होती है, वो कहाँ यूज़ होती है बेटा, ये हमारा इसका बन जाएगा आर, है ना, रिजल्ट है आपको मिल जाएंगे सारे एनसीईआरटी में। इंफ्रारेड हमारी कहाँ होती है बेटा, वो हमारी होती है फिजियोथेरेपी में यूज़ होती है, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा हमारा बी का पी। और एक्सरे जो है, एक्सरे हम यूज़ करते हैं किसमें बेटा, द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर में, तो हमारा कितना बन जाएगा ये क्यू। और जो माइक्रो यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, उसका कितना बन जाएगा बेटा एस। सिंपल क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्या है क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए, अगर आप उसको पढ़ के जाते हैं वहाँ डायरेक्टली मिल जाएगा। तो बेटा ये था हमारा क्या, एक्चुअली अगर बात करते हैं तो ये था हमारा जेईई मेन 2023 का 31 जनवरी का शिफ्ट 2 का फिजिक्स का पेपर। सिंपल पेपर था, और आपने देखा पूरा पेपर सिंपल था, इसमें कुछ खास तो था नहीं। अगर आपने क्या है बेसिक तरह के क्वेश्चन किए हैं, बेसिक फॉर्मूला आपको याद है, तो आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का 31 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर था, वो इस पेपर को देख के अपना जो है क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जिन बच्चों की शिफ्ट आगे लगी हुई है वो क्या कर सकते हैं, इस पेपर को देखें और क्या है अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि उनका बेटरमेंट हो, उनका क्या है आगे उनको उसका फ़ायदा मिले। तो बच्चों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए और आगे पढ़ते रहिए, और मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।